an epitome of courage. We often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century, did not do so. In spite of suffering from a very rare and dreaded disease, Dr. Hawking continued his research undaunted. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. He passed away on 14th March 2018. Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. Courage is a wonderful thing. It is that quality which makes people not lose heart when faced with a great calamity. It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, is a very personification of courage and hope. Except his mind, his whole body is bound to a wheelchair, thanks to a cruel quirk of fate. Yet, he is one of the greatest scientists of this century. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager, full of mischief and lots of love for music and mathematics. Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. The University of Oxford, at that time, did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times, for no reason. This perplexed him, and he went to see his family doctor, who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease, ALS or Lou Gehrig's disease, that affects the nervous system and eventually weakens all the साहस का एक प्रतीक। हम अक्सर अपनी कमजोरियों, अक्षमताओं के पीछे छिप जाते हैं या जीवन भर उनके लिए शोक मनाते हैं। इस सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक डॉ. स्टीफन हॉकिंग ने ऐसा नहीं किया। एक बहुत बड़ी पीड़ा के बावजूद दुर्लभ और खतरनाक बीमारी, डॉ. हॉकिंग ने अपना शोध जारी रखा। उनके अनुकरणीय साहस ने हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। 14 मार्च 2018 को उनका निधन हो गया। महान वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 साल बाद डॉ. स्टीफन हॉकिंग का जन्म ऑक्सफोर्ड, लंदन में जनवरी 1942 के 8वें दिन हुआ था। उनके माता-पिता को कम ही पता था कि एक दिन उनका छोटा लड़का दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित होगा। यह शताब्दी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसका मन प्रकाश की तरह आकाश में उड़ जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि वह साहस का प्रतीक होगा। हिम्मत बड़ी कमाल की चीज है। यह वह गुण है जो किसी बड़ी आपदा का सामना करने पर लोगों को हिम्मत नहीं हारता। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ब्रह्मांड विज्ञान के एक जीवित महापुरुष, साहस और आशा के साकार रूप है। उसके दिमाग को छोड़कर उसका पूरा शरीर एक व्हीलचेयर से बंधा हुआ है, भाग्य की क्रूर विचित्रता के कारण। फिर भी वह इस सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक है। एक औसत बच्चा, स्टीफन एक सामान्य किशोर के रूप में बड़ा हुआ, शरारतों से भरा हुआ और संगीत और गणित के लिए बहुत प्यार करता था। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वे चिकित्सा का अध्ययन करें, लेकिन वे गणित पढ़ने पर तुले हुए थे। उस समय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गणित का कोई पाठ्यक्रम नहीं था, इसलिए उन्होंने इसके बजाय भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने का विकल्प चुना। 17 साल की उम्र में
स्टीफन ने यह देखना शुरू कर दिया कि वह तेजी से अनाड़ी होता जा रहा था और बिना किसी कारण के एक दो बार गिर भी गया। इससे वह हैरान रह गया और वह अपने परिवार के डॉक्टर को देखने गया, जिसने उसे एक अत्यंत दुर्लभ बीमारी ऑल्स या लो जेहरिग्स रोग से पीड़ित बताया, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और अंततः सभी अंगों को कमजोर कर देता है। जुर्रत का एक मजहर। हम अक्सर अपनी कमजोरियों के पीछे छुप जाते हैं या अपनी पूरी जिंदगी इन पर मातम करते रहते हैं। इस सदी के अजीम साइंसदानों में से एक डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने ऐसा नहीं किया। नायाब और खौफनाक बीमारी, डॉक्टर हॉकिंग ने अपनी तहकीक को बेखौफी से जारी रखा। इनकी मिसाली हिम्मत हमें मुश्किल हालात में भी अपनी पूरी कोशिश करने की तरगीब दे। वो 14 मार्च 2018 को इंतकाल कर गए। अजीम साइंसदान गैलीलियो की मौत के ठीक 300 साल बाद डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जनवरी 1942 की 8वीं तारीख को ऑक्सफोर्ड, लंदन में पैदा हुए थे। इनके वालिदैन को कम ही मालूम था कि एक दिन इनके छोटे बच्चे को दुनिया के अजीम साइंसदानों में से एक कहा जाएगा। इस सदी, ना ही कोई सोच सकता था कि इसका दिमाग रोशनी की तरह खला में जाएगा। इससे भी अहम बात यह है कि कोई भी ये पेशगोई नहीं कर सकता था कि वो हिम्मत का मजहर होगा। हिम्मत एक शानदार चीज है। ये वो खूबी है जिसकी वजह से लोग किसी बड़ी आफत का सामना करते हुए हिम्मत नहीं हारते। ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगा कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग कासमोलॉजी के एक जिंदा लेजेंड, हिम्मत और उम्मीद का पैकर हैं। इसके दिमाग के अलावा इसका पूरा जिस्म एक व्हील चेयर से जकड़ा हुआ है, किस्मत के जालिमाना करब की बदौलत। फिर भी वो इस सदी के अजीम साइंसदानों में से एक हैं। एक औसत बच्चा स्टीफन एक आम नौजवान के तौर पर बड़ा हुआ, शरारतों से भरा हुआ और मौसीकी और रियाजी से बहुत प्यार था। अगरचे इसके वालिद चाहते थे कि वो तिब पढ़ ले, लेकिन वो रियाजी की तालीम हासिल करने पर तुले हुए थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस वक्त रियाजी का कोई कोर्स नहीं था, इसलिए इसने इसके बजाय फिजिक्स का मुतालिया करने का इंतखाब किया। 17 साल की उम्र में स्टीफन ने महसूस करना शुरू कर दिया कि वो तेजी से अनाड़ी होता जा रहा है और यहाँ तक कि बगैर किसी वजह के एक दो बार गिर गया। इससे वो परेशान हो गया और वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया, जिसने इसे एक इंतहाई नायाब बीमारी ALS या लू गेहरिग इस बीमारी में मुब्तला करार दिया, जो आसाबी निज़ाम को मुतासिर करती है और आखिरकार तमाम आसाबी निज़ाम को कमजोर कर देती है। Muscles of the body. Stephen says that even as a child, his muscle coordination was nothing to write home about. He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy. Nor was he inclined towards sports. Nevertheless, this disease came as a bolt from the blue. How much time he had left on this planet was very uncertain. The prognosis was bad, and the doctors said they could not do much. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to a Jane Wild. Hawking says that, ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying life the most. This, he says, was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renewed vigor. In the meanwhile, the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled. He began studying the concept of black holes to get his PhD. By this time, he was confined to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech. The study of black holes sparked his imagination with bright ideas. He made many epoch-making statements that shook established theories. Scientists believe that the universe began with a Big Bang. To explain this concept better, Stephen invented what is known as Lie algebra. Though confined to a wheelchair with no control over his body save a finger and with a computer to help him express his thoughts, Dr. Hawking is an authority on profound subjects of science. Numerous honorary doctorates and awards have been bestowed on him. He is a fellow of the Royal Society. शरीर की मांसपेशियां। स्टीफन का कहना है कि एक बच्चे के रूप में भी उनके मांसपेशियों के समन्वय के बारे में लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। वह याद करता है कि उसकी लिखावट उसके शिक्षक को उन्माद में भेज देगी। न ही उनका रुझान खेलों की ओर था। फिर भी
यह रोग नीले से एक बोल्ट के रूप में आया। उन्होंने इस ग्रह पर कितना समय छोड़ा था यह बहुत अनिश्चित था। पूर्वानुमान खराब था और डॉक्टरों ने कहा कि वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। निडर होकर स्टीफन ने अपना शोध जारी रखने का फैसला किया और यहाँ तक कि एक जेन वाइल्ड से सगाई भी कर ली। हॉकिंग का कहना है कि यह विडंबनापूर्ण लग सकता है, यह इस निराशाजनक अवस्था में है, उन्होंने जीवन का सबसे अधिक आनंद लेना शुरू किया। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने फिलहाल के लिए जीवन जीना शुरू कर दिया था और नए उत्साह के साथ अपने डॉक्टरेट शोध कार्य को जारी रखा था। इस बीच बीमारी ने अपना काम किया, स्टीफन के शरीर में प्रवेश किया और उसे विकलांग बना दिया। उन्होंने अपनी PhD प्राप्त करने के लिए ब्लैक होल की अवधारणा का अध्ययन करना शुरू किया। इस समय तक वह एक व्हीलचेयर तक ही सीमित था और तेजी से अपने हाथों और भाषण पर नियंत्रण खो रहा था। ब्लैक होल के अध्ययन ने उनकी कल्पना को उज्जवल विचारों से भर दिया। उन्होंने कई युगांतरकारी वक्तव्य दिए जिन्होंने स्थापित सिद्धांतों को झकझोर कर रख दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी। इस अवधारणा को बेहतर ढंग से समझाने के लिए स्टीफन ने आविष्कार किया जिसे झूठ बीजगणित के रूप में जाना जाता है। हालांकि एक व्हील चेयर तक ही सीमित है, उसके शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय एक उंगली और उसकी मदद के लिए एक कंप्यूटर के साथ। अपने विचार व्यक्त करें। डॉ हॉकिंग विज्ञान के गहन विषयों के विशेषज्ञ है। कई मानद डॉक्टरेट और पुरस्कार उसे प्रदान किया गया है। वह द रॉयल सोसाइटी के फेलो है। जिस्म के पट्टू। स्टीफन का कहना है कि बचपन में भी इनके पट्टू में हम आहंगी के बारे में घर लिखने के लिए कुछ नहीं था। इसे याद है कि इसकी हैंड राइटिंग इसके उस्ताद को जुनून में मुब्तला कर देती थी, ना ही वो खेलों की तरफ माइल था। इसके बावजूद ये बीमारी नीले रंग से एक बॉलट के तौर पर आया। इस कुरा अर्ज पर इसका कितना वक्त रह गया था ये बहुत गैर यकीनी था। तशखीस खराब था और डॉक्टरों ने कहा कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बेखौफ स्टीफन ने अपनी तहकीक जारी रखने का फैसला किया और यहाँ तक कि एक जीन वायलेट से मंगनी कर ली। हाकनिक का कहना है कि ये सितम ज़रीफ़ी है, ये इस मायूस किन मरहले पर है, इसने ज़िंदगी से सबसे ज़्यादा लतीफ़ अंदोज़ होना शुरू किया। वो इसलिए कहता है कि इसने इस लम्हे के लिए ज़िंदगी जीना शुरू की और अपने डॉक्टरेट के तहकीकी काम को नए सिरे से जारी रखा। इस दौरान बीमारी ने अपना रास्ता काम किया, स्टीफन के जिस्म में दाखिल किया और इसे मजबूर छोड़ दिया। इसने PhD करने के लिए ब्लैक होल्स के तस्वुर का मुतालिया शुरू किया। इस वक्त तक वो व्हील चेयर तक महदूद हो चुके थे और तेजी से अपने हाथों और बोलने पर कंट्रोल खो रहे थे। ब्लैक होल्स के मुतालिया ने रोशन ख्यालात के साथ इसके तखय्युल को जन्म दिया। इसने बहुत से अहदसाज बयानात दिए जिन्होंने कायम शुदा नजरियत को हिलाकर रख दिया। साइंसदानों का ख्याल है कि कायनात का आगाज एक बिग बैंग से हुआ। इस तस्वुर को बेहतर तौर पर समझाने के लिए स्टीफन ने ईजाद किया जिसे लाए अलजब्रा के नाम से जाना जाता है। अगरचे व्हील चेयर तक महदूद है जिसके जिस्म पर कोई कंट्रोल नहीं है और इसकी मदद के लिए एक उंगली और कंप्यूटर के साथ बचा है। अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर हाकनिक साइंस के गहरे मज़ामीन पर एक अथॉरिटी हैं। मुतअद्दिद इजाज़ी डॉक्टरेट और अवार्ड्स इसको अता किया गया है। वो रॉयल सोसाइटी के फेलो हैं and a member of the US National Academy of Sciences. In spite of being considered Einstein's equal in intelligence, Dr. Hawking is a very humble man. A simple, down-to-earth man, he has authored many books dealing with his awesome ideas keeping a layman in mind. His writing is full of wit and humor. His style is so lucid that non-scientists can also understand him. His book, A Brief History of Time, is one of the best-selling books of our times. On being asked how he feels about having the dreadful ALS, Dr. Hawking, the quintessence of optimism and hope, says, "Not very different from the rest. I try and lead as normal a life as possible,
and not think about my condition or regret the things it prevents me from doing, which are not many. Dr. Hawking firmly believes that in the next millennium, science will discover the core secrets of the universe, its origin, its history, and maybe even predict its ultimate demise. Like Dr. Hawking, there are many people who display exemplary courage in their lives. Let us salute all those brave people who, in spite of being disabled, strive to do their best. और यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदस्य आइंस्टीन के बराबर माने जाने के बावजूद डॉ हॉकिंग बहुत विनम्र व्यक्ति हैं। एक साधारण, जमीन से जुड़े व्यक्ति, उन्होंने एक आम आदमी को ध्यान में रखते हुए अपने भयानक विचारों से निपटने वाली कई किताबें लिखी है। उनका लेखन बुद्धि और हास्य से भरा है। उनकी शैली इतनी स्पष्ट है कि गैर वैज्ञानिक भी उन्हें समझ सकते हैं। उनकी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हमारे समय की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। यह पूछे जाने पर कि वह भयानक एएलएस होने के बारे में कैसा महसूस करते हैं, डॉ हॉकिंग आशावाद और आशा की सर्वोत्कृष्टता कहते हैं, बाकियों से बहुत अलग नहीं है। मैं यथासंभव सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता हूँ और अपनी स्थिति के बारे में नहीं सोचता या उन चीजों पर पछतावा करे जो यह मुझे करने से रोकता है, जो बहुत अधिक नहीं है। डॉ हॉकिंग का दृढ़ विश्वास है कि अगली सहस्राब्दी में विज्ञान ब्रह्मांड के मूल रहस्यों, इसकी उत्पत्ति, इसके इतिहास की खोज करेगा और शायद इसके अंतिम अंत की भविष्यवाणी भी करेगा। डॉ हॉकिंग की तरह बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हैं। आइए हम उन सभी बहादुरों को सलाम करें जो विकलांग होने के बावजूद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। और यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के मेंबर, जहानत में आइंस्टाइन के बराबर समझे जाने के बावजूद डॉक्टर हॉकिंग बहुत ही आजिज इंसान हैं। एक सादा, जमीन से नीचे का आदमी, इसने एक आम आदमी को जहन में रखते हुए अपने जबरदस्त ख्यालात से निपटने वाली बहुत सी किताबें तसनीफ की। इनकी तहरीर जहानत और मुज़ा से भरपूर है। इसका उसलूब इतना रोशन है कि गैर साइंसदान भी इसे समझ सकते हैं। इनकी किताब वक्त की मुख्तसर तारीख हमारे दूर की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताबों में से एक है। ये पूछे जाने पर कि वो खौफनाक एएलएस होने के बारे में कैसा महसूस करते हैं, डॉक्टर हॉकिंग, जो कि उम्मीद और उम्मीद का सर चश्मा हैं, कहते हैं, बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि हर मुमकिन हद तक मामूल की जिंदगी गुजारूं और अपनी हालत के बारे में नहीं सोचता या इन चीज़ों पर अफसोस है जो ये मुझे करने से रोकती हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। डॉक्टर हॉकिंग का पुख्ता यकीन है कि अगली सदी में साइंस कायनात के बुनियादी राज, इसकी इब्तिदा, इसकी तारीख को दरियाफ्त कर लेगी और शायद इसकी हतमी मौत की पेशियनगोई भी कर लेगी। डॉक्टर हॉकिंग की तरह बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी में मिसाली हिम्मत का मुजाहिरा करते हैं। आइए हम इन तमाम बहादुर लोगों को सलाम पेश करते हैं जो मजबूर होने के बावजूद अपनी पूरी कोशिश करते हैं।